हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा है आप स्वस्थ होंगे और आप हमेशा घर में ही रहिए जब तक कि ये कोविड-19 की समस्या चल रही है। आज हम लोग क्लास 10th की एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं आज हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन की सीरीज अब आपकी स्टार्ट हो रही है, तो आप प्लीज़ कॉपी और पेन लेकर के बैठिएगा और पहले आप कोई भी क्वेश्चन विदाउट इसका सल्यूशन देखे पहले आप स्वयं ट्राई करिएगा। उससे पहले जो मैंने थ्योरीज़ के सारे वीडियोस अपलोड किए हैं क्लास 10th में, आप प्लेलिस्ट में जा कर के क्लास 10th की अनुराग धर चैनल पर जा कर के आप सारे वीडियोस देख लीजिएगा। उसके बाद ही आप क्वेश्चन ट्राई करिएगा। और जो भी बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की जो बटन है वो भी आप प्रेस कर लीजिए और इस चैनल को आप प्रमोट करिए। और आपने वैसे बहुत ही अच्छा फीडबैक और रिस्पांस दिया है, इसके लिए आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत ढेर सारा आपको धन्यवाद। तो आइए हम लोग अब अपना शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी का है, ये एनसीईआरटी की बुक है बेटा। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल नंबर 12.1 है, प्लीज़ आप भले इसको देख रहे हैं लेकिन आप सल्यूशन बिल्कुल मत देखिएगा, हमारे शब्दों पर विशेष ध्यान आप रखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर is drawn by a filament of an electric bulb for 10 minutes. Find the amount of electric charge that flows through the circuit. मेरे प्यारे बच्चों, आप एक बात ध्यान से समझिए, किसी भी क्वेश्चन को फिजिक्स में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप पहले उस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए। ध्यान से पढ़ने के बाद आप एक काम कीजिए, आप उसमें उस क्वेश्चन में ये देखिए कि वो आपसे पूछ क्या रहा है, वो आपसे पूछना क्या चाह रहा है। तो जो आपसे वो पूछना चाह रहा है वही आप उसी के ऊपर फोकस करने की कोशिश करिए। जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे कि वो आपसे पूछना चाह रहा है कि आपको इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू बतानी है। अच्छा, तो अब आप ये सोचिए कि आप जब थ्योरी पढ़ रहे थे तो क्या इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब Q, क्या करंट मतलब T, T फॉर टाइम, क्या करंट मतलब I, क्या इन तीनों में कोई भी आपको रिलेशन पता है? तो आपका आंसर है यस, हमें पता है। क्या हम जानते हैं I इज इक्वल टू Q/T, ये आपको पता है। जहां पर I क्या है करंट, Q क्या है चार्ज और T क्या है टाइम, मतलब वही तो है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज क्या, करंट। तो ये हमें पता है, तो हम इसकी हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्या सॉल्व करेंगे? अब आप यहाँ से देखिए कि आपको क्या क्या पता है। तो आपको पता है, आपको 0.5 एम्पियर की करंट पता है, मतलब आपको I की वैल्यू पता है। तो I की वैल्यू आप कितनी रख देंगे, 0.5। अच्छा, इक्वल टू Q की वैल्यू कितनी है, क्या आपको Q पता है? नहीं भाई, यही तो निकालना है। अच्छा, आपको और क्या पता है, टाइम। यहाँ पर टाइम आपको पता है लेकिन ये टाइम मिनट में है, तो मिनट को आप कन्वर्ट करेंगे किस में, सेकंड में, क्योंकि आपको पता है टाइम की जो SI यूनिट होती है वो सेकंड है, तो सेकंड में ठीक रहेगा। क्यों सेकंड में? क्योंकि जो यहाँ करंट की यूनिट है वो भी किस में है, वो है आपकी, वो भी SI यूनिट में है, एम्पियर, तो इसको भी SI यूनिट में ही करना पड़ेगा। तो 10 मिनट में कितने सेकंड होते हैं आपको पता है क्या, कि
1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। तो 10 मिनट में कितने हो गए, तो आप जानते हैं 60 मल्टीप्लाइड बाई 10, तो ये कितने हो गए 600 सेकंड। तो टाइम की वैल्यू कितनी आई मेरे प्यारे बच्चों, 600 सेकंड। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, I इज इक्वल टू Q अपॉन T, जहां पर I कितना है 0.5, Q आपको पता करना है और T आपको अभी कन्वर्जन से पता चल गया 600 सेकंड। तो आपको पता है इस इक्वेशन में एक ही अननोन है और अब आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। आप इसका आराम से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जो भी इसका आंसर आएगा वही उसका आंसर होगा। तो आंसर कितना हो गया, इसका मतलब कि इसमें 300 कूलाम चार्ज फ्लो कर रहा है। अच्छा, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग इंटेक्स क्वेश्चन पर आ गए। इंटेक्स क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ा करिए, घबराइए नहीं। क्वेश्चन आपसे बात करता है, ऐसा महसूस करिए, और सही में करता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है तो पक्का है क्वेश्चन आपसे बात करेगा। थ्योरी आप बिना अच्छे से पढ़े हुए न्यूमेरिकल सॉल्व मत करिए, नहीं तो ये आत्महत्या के बराबर है। तो प्लीज़ आप सबसे पहले थ्योरी खूब अच्छे से पढ़िए और उसके बाद ही आप न्यूमेरिकल ट्राई करिए। तो आइए हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है बताइए व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन। मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब आपको बताया था क्या, कि इलेक्ट्रिक सर्किट एक कॉन्टिन्यूअस, आपको याद आ रहा होगा, कॉन्टिन्यूअस और एक क्लोज्ड, कॉन्टिन्यूअस और क्लोज पैटर्न है, जिसमें क्या लगे रहते हैं, डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट लगे रहते हैं। जो जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब लगा है, एसी लगा है, कूलर लगा है घर में। तो आपको ये पता है कि ये सारे डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट हैं, उसी सर्किट में लगी होती है। और सर्किट की और क्या प्रॉपर्टी है, ये कॉन्टिन्यूअस होनी चाहिए, उसमें कहीं ब्रेक नहीं होना चाहिए, और ये पूरी तरीके से क्लोज होनी चाहिए, उसमें कहीं भी डिसकंटिन्यूटी नहीं होनी चाहिए और पूरी तरीके से ये क्लोज होनी चाहिए। तो उसी का मतलब है इलेक्ट्रिक सर्किट। अगला क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है कि डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। मेरे प्यारे बच्चों, ये यूनिट ऑफ करंट को डिफाइन करने की कोशिश कर रहा है। कह रहा है आप करंट को डिफाइन करिए, करंट की यूनिट को। तो आपको ये बात क्लास 9th से ही बताई गई है कि कैसे आपको किसी चीज़ को डिफाइन करना है, आपको तरीका पता है। पहले आपको इसका फार्मूला लिखना है। तो फार्मूला क्या होता है करंट का, वो होता है I इज इक्वल टू Q बाई टी। फिर क्या करते हैं, फिर उन सब की SI यूनिट लिखते हैं। तो I क्या है, करंट, करंट की SI यूनिट क्या होती है, आप कहते हैं एम्पियर। फिर ये Q क्या है, चार्ज, चार्ज की SI यूनिट क्या है, तो आप कहेंगे कूलाम। फिर ये क्या है, सेकंड, सेकंड की SI यूनिट क्या है, सॉरी टाइम की SI यूनिट क्या है, सेकंड। तो अब जब आप पहले उसका फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला लिखने के बाद आप क्या करेंगे, फार्मूला लिखने के बाद आप उसके रिस्पेक्टिव SI यूनिट लिखेंगे, ऐसे ऐसे और ऐसे। फिर बाद में आप क्या करेंगे, सबके सामने 1 1 रखेंगे, 1 1 1। तो ये आपका अब 1 1 के टर्म में आपका ये यूनिट आ गया। तो कुल मिला के क्या बना मेरे प्यारे बच्चों, बना 1 एम्पियर
1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलाम अपॉन 1 सेकेंड। तो कह रहा है डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। यूनिट ऑफ करंट क्या होती है? एम्पियर। यूनिट ऑफ करंट, यूनिट का मतलब ही होता है एक के बारे में आपको डिफाइन करना है। तो आप कहेंगे, अब देखिए, अब ये सब आपको, क्योंकि आपको फिजिक्स की समझ आपकी अच्छी होनी चाहिए। करंट तो हवा में दौड़ेगी नहीं, वो कहां दौड़ेगी? आप कहेंगे वो कंडक्टर में दौड़ेगी। अच्छा, तो आप कहेंगे अगर किसी कंडक्टर में, ठीक है, 1 कूलाम चार्ज, यहां से उठाएंगे, अगर किसी कंडक्टर में 1 कूलाम चार्ज 1 सेकंड तक फ्लो हो, 1 सेकंड तक फ्लो हो, और आपको पता है जब चार्ज फ्लो होता है 1 सेकंड तक फ्लो हो, तब उसमें जो करंट फ्लो मानी जाएगी वो कितना रहेगी? तो आप कहेंगे 1 एम्पियर। फिर से सुनिए, 1 एम्पियर यूनिट क्या होती है? तो आप कहेंगे अगर किसी कंडक्टर में 1 कूलाम चार्ज 1 सेकंड तक फ्लो होती रहे तो जो उसमें करंट फ्लो होगी वो 1 एम्पियर होगी। और जो 1 एम्पियर है, यही क्या है? यही एम्पियर ही यूनिट ऑफ करंट है। ये यूनिट ऑफ करंट है। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कह रहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलाम्स ऑफ चार्ज। घबराइए बिल्कुल नहीं, क्वेश्चन से भागिए नहीं। फिर से मैंने आपसे क्या कहा, पहले आप क्वेश्चन से बात करिए। कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये मैंने आपको चार्ज वाली थ्योरी में पढ़ाया था कि किसी बॉडी पर जब चार्ज आता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन की होती है। बस मेरे प्यारे बच्चों, जो वीडियो नहीं देखा है वो देखेगा, तभी यहां पर ऐसे ही इंफॉर्मेशन लेकर के क्वेश्चन कंप्लीट कर लेने से काम चलने वाला नहीं है। फिर से सुनिए, किसी बॉडी पर जब चार्ज आता है तो उसकी सारी की सारी जिम्मेदारी किसकी होती है? वो होती है सिर्फ इलेक्ट्रॉन की। अच्छा, ये बात आपको पता है, ये थ्योरी में आपको खूब अच्छे तरीके से समझाया गया है। तो कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपको इलेक्ट्रॉनों का नंबर बताना है कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलाम ऑफ चार्ज। कब? कह रहा है कि बताइए कितने इलेक्ट्रॉन मिल करके, कितने इलेक्ट्रॉन मिल करके 1 कूलाम चार्ज बनाएंगे। आप इस क्वेश्चन को ऐसे समझिए, ध्यान से सुनिएगा। इधर देखिए, आपको एक बात पता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? तो आप कहेंगे 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम, इतना चार्ज होता है। और एक बात आप हमेशा याद रखिए, ये 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम, ये 1 से बहुत छोटा है। ये आपका दिमाग काम कर रहा होगा, क्योंकि 10 की पावर -19 है। अगर आप इसको नीचे लेकर के आएंगे तो ये कुछ ऐसे बनेगा 1.6 अपान 10 की पावर 19। सोचिए कितने बड़े नंबर से इसको डिवाइड किया रहा है, ये डेसिमल पता नहीं कहां पहुंच जाएगा। तो ये कहने का मतलब, लॉजिक ये है कि ये जो नंबर है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम, ये 1 से बहुत छोटा है। मतलब ये चार्ज बहुत छोटा है, आपको 1 तक पहुंचाना है। अच्छा, अब ये बात आपको मैंने क्वांटाइजेशन थ्योरी में पढ़ाई थी, आपको ये बात वहां से ध्यान में आएगी। क्या? ये आपको बताया था, ये क्वेश्चन मैंने वहां पर बताया भी था। अब यहां से आप ध्यान सुनिए, अगर मैं कह रहा हूं कि इस वाली बॉडी से 1 इलेक्ट्रॉन निकला, 1 इलेक्ट्रॉन निकला,
तो आप बताइए, दिमाग लगा करके बताइए कितना चार्ज निकला। अरे भाई एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, तो आप कहेंगे 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम, इतना चार्ज आया। अच्छा मैं कहूँ एक इलेक्ट्रॉन और आया, अब बताइए टोटल चार्ज कितना आया, तो आप कहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन आया ना, तो इसका मतलब इसी को मल्टीप्लाइड बाई 2 कर देंगे। मैं कहूँ कि 3 इलेक्ट्रॉन आया, तब बताइए कितना हो जाएगा, तो इसी को मल्टीप्लाइड बाई 3 कर देंगे। मैं कहूँ ऐसे 4 इलेक्ट्रॉन आया, तो आप इसी को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका मतलब इतना चार्ज आया। आप चीज को समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? इसका मतलब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आएगा वैसे वैसे ये चार्ज की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। और ये बात मैथमेटिक्स में इतना आपको दिमाग है कि ये एक से छोटा है, लेकिन जैसे जैसे इसको हम मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे ये पूरा का पूरा नंबर इस नंबर के चेंज होने के साथ ही 1 की तरफ आगे बढ़ेगा। वही तो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आखिर कितना इलेक्ट्रॉन चला जाए तो एक कूलाम चार्ज इकट्ठा हो जाएगा। तो अब वही बात है, क्या आपने इससे रिलेटेड कोई थ्योरी पढ़ी है? यस। क्या आपने कोई फार्मूला जाना है? यस। कौन सा फार्मूला? आपको क्वांटाइजेशन का एक फार्मूला समझाया गया था। वही बात है Q इज इक्वल टू NE, याद आ रहा होगा आपको, Q इज इक्वल टू NE। अच्छा अब आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब आपको यही n की वैल्यू पता करनी है, ठीक है। तो आपका हृदय कह रहा होगा, मन कह रहा होगा, काश हमें Q पता चल जाए और हमें E पता चल जाए तो हमारा काम हो सकता है। तो जरा आप इस फार्मूले को बगल में रख करके और फिर से क्वेश्चन पढ़िए, ढूंढिए क्या क्वेश्चन में कहीं Q की वैल्यू दी गई है क्या? Q क्या है? चार्ज। जी हाँ, Q की वैल्यू दी है कितना? 1 कूलाम चार्ज। 1, ये 1 लिखा हुआ है, 1 कूलाम चार्ज। तो यहां पर ये कितना हो गया? ये हो गया 1 कूलाम इज इक्वल टू n की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। E की वैल्यू मतलब E क्या है? E मतलब है एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है। तो अभी आपको बताया था एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम चार्ज होता है। अब आप इसको यहीं छोड़िए, इसको आप इधर ले जाइए, तो आप जान रहे हैं ये इसको डिवाइड हो जाएगा। ये आप समझ पा रहे होंगे कैसे? ऐसे ये हो जाएगा 1 अपान वो नंबर इधर आ जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। तो कूलाम से कूलाम कट जाएगा और यहाँ क्या बचेगा? n। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे और आप इसको सॉल्व कर लेंगे, मुझे ये भरोसा है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी, किसकी? n की। ये क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब वही जो वैल्यू आएगी इसका मतलब उतने ही इलेक्ट्रॉन मिल करके कितने चार्ज इकट्ठा करते हैं? आंसर है 1 कूलाम। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आइए हम लोग आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। चलिए इधर देखते हैं, यहाँ पर कोई क्वेश्चन है नहीं। ये देखिए यहाँ पर एक और एग्जाम्पल आ गया। मेरे प्यारे बच्चों एक बात आप और भी ध्यान से समझते रहिए प्लीज़। आप एनसीईआरटी का कोई भी वर्ड मत छोड़िए। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने जो आपको वीडियोस बना करके दिए हैं वो सारे एनसीईआरटी बेस्ड हैं। एनसीईआरटी में जितने भी कॉन्सेप्ट हैं मैंने कुछ भी छोड़ा नहीं है। जाने अनजाने में कुछ छूट गया हो तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूं। अगर कहीं कुछ छूट जाएगा तो ज़रूर मैं आपसे माफ़ी के साथ चला आऊँगा कि हाँ ये छूट गया था, वैसे कुछ छूटा नहीं है। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 12.2। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, हड़बड़ाइए बिल्कुल नहीं, घबराइए नहीं। वीडियो को पॉज करिए, अपने मन से पहले एक बार सॉल्व करिए। निकलता है तो अच्छा है और नहीं निकलता है तो और भी अच्छा है, उसमें आपको सीखने का मौका मिलेगा। क्वेश्चन पढ़िए, एग्जाम्पल नंबर 12.2। क्या लिखा है? लिखा है हाउ मच वर्क इज डन। करेक्ट, कितना वर्क हमें करना पड़ेगा। अच्छा
इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम across the 2 point having a potential difference 12 वोल्ट। कह रहा है कि 12 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में हमें 2 कूलम चार्ज ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। अरे भाई, आपको मैंने एक बात बताई थी पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में, उसके अगले वीडियो में भी बताया था। मैंने आपको बताया था, पहले आप इस बात को ऐसे समझिए, अगर किसी का पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट है, वैसे ही अभी मैं आपको समझा रहा हूं, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि एक कूलम चार्ज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाने में जितना वर्क डन करना पड़ा। इधर देखिए, मान लीजिए मैंने एक सर्किट बनाई। अब भाई ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? इसका बैटरी का है, तो इसका बैटरी का मान लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस है 6 वोल्ट। तो अगर मैं कहूं इस बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 6 वोल्ट है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि एक कूलम चार्ज यहां से निकलेगा। कहां से निकलेगा? इसको मैं दूसरे कलर से दिखा रहा हूं। एक कूलम चार्ज यहां से निकलेगा और ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, यहां चला जाएगा। एक कूलम चार्ज यहां से लेकर यहां तक जाने में कितना वर्क किया? तो आप कहेंगे जो ये पोटेंशियल डिफरेंस है उतना ही वर्क किया, तो इसका मतलब आप कहेंगे 6 जूल वर्क किया। यही तो होता है। एक कूलम चार्ज को प्लस से सर्किट से होते हुए माइनस में पहुंचा एक कूलम चार्ज को ले जाने में, तो इस बैटरी ने 6 जूल काम किया। अब फिर से सुनिए, दूसरा चार्ज ऐसे गया, तब कितना किया? अरे भाई, एक चार्ज जाएगा तो 6 करेगा, 2 चार्ज जाएगा तो 2 टाइम हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा 12 जूल। अच्छा, ऐसे 3 चार्ज जाएंगे तो कितना? तो आप जान रहे हैं 6 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 18 जूल। ये आपका क्या हो जाएगा? 18 जूल। अच्छा, इसका ये मतलब है। चलिए, तो इसका मतलब ये है कि आप इसको लॉजिकली, अभी मैं आपको सॉल्व करने का तरीका लॉजिकली बता रहा हूं जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है। अब ये कह रहा है कि 12 वोल्ट की कोई बैटरी है। 12 वोल्ट की बैटरी का मतलब वही उसके पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहा है वो, 12 वोल्ट की बैटरी। तो इसका मतलब आप सबसे पहले अपने मन में कहेंगे, अच्छा 12 वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस है इसका। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि एक कूलम चार्ज को पॉजिटिव से निगेटिव पर ले जाने के लिए वर्क डन कितना किया? तो आप कहेंगे 12 जूल। इसका ये मतलब हुआ। एक कूलम चार्ज को ले जाने में 12 जूल, तो बताइए 2 को ले जाने में कितना? तो आप मल्टीप्लाइड बाई 2, तो कितना हो गया? 12 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना हो गया? 24। ये तो आपने कैसे सॉल्व किया? कोई फार्मूला लगाया क्या? नहीं, आपने जो बेसिक समझा था उसी के बेसिस पर आपने यहां इसको सॉल्व कर लिया। अच्छा, अब मान लीजिए किसी का दिमाग इसमें काम नहीं कर रहा है, उन्हीं का दिमाग नहीं काम कर रहा होगा जो वीडियो को ध्यान से देखे नहीं होंगे, इसलिए प्लीज आप उस वीडियोस को जरूर देखें। अच्छा, मान लीजिए जिसका काम नहीं कर रहा है, अब उसको आप दूसरे तरीके से कैसे, क्योंकि उनको फार्मूला चाहिए, तो लीजिए फार्मूले के बेसिस पर भी आप दे सकते हैं। अब आप ये देखिए, आप पहले क्वेश्चन में पढ़िए, पूछ रहा है आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है, आपसे वर्क डन पूछ रहा है। ठीक है, तो आप देखिए, अच्छा आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। वर्क डन पूछ रहा है, चार्ज के बारे में दिया गया है, वोल्टेज के बारे में दिया गया है। तो आप दिमाग लगाइए, आंखें बंद करिए, अपना हाथ माथे के पास ले जाइए और सोचिए क्या आपको वर्क डन, चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस मतलब V के बीच में कोई फार्मूला पता है? यस, अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ी है तो पता है। क्या पता है आपको? पता है, हम जानते हैं V = W/Q। फिर से मैं बार बार दोहरा रहा हूं, किसी क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, उस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है पहले ये आप इसको पहले दिमाग में आप अपने पास रखिए, उसके बाद फिर
आप और भी जो क्वांटिटीज़ दी गई हैं उनके बारे में देखिए और सोचिए कि क्या हमको इनसे सबसे मिला करके कोई मेरे पास फार्मूला है। अगर है तो आप उसे ज़रूर लिखिए, लिख करके फिर सोचिए। सोचने में 1 बार 2 बार 50 बार गलत होगा, कोई बात नहीं, टाइम लगेगा, लेकिन सीखिए, सीखने में ही भलाई है। चलिए फार्मूला पता चल गया, V = W/Q। अब क्या है, आपको क्या निकालना है? आपको पता है हमें वर्क डन निकालना है। कहाँ से ज्ञान प्राप्त हुआ? आप कहेंगे इसमें लिखा है हाउ मच वर्क, ठीक है, हमें वर्क डन निकालना है। तो आपका हृदय कहेगा क्या कि V मिल जाए, Q मिल जाए तो काम हमारा हो सकता है। अच्छा, V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? आप कहेंगे 12 वोल्ट। कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 12 वोल्ट। अच्छा, फिर से बताइए चार्ज कितना है? चार्ज है 2 कूलाम। चार्ज है 2 कूलाम। तो आपको ये W नहीं पता है, आपको ये 12 पता है और ये कितना है? 2 कूलाम। तो आप 2 को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आप क्या करेंगे? 12 × 2, तो इसका आंसर कितना आएगा? 24। इसका मतलब 24 किसमें? जूल में, क्योंकि ये वर्क डन आप निकाल रहे हैं। तो कुल मिलाकर के वर्क डन कितना आया बच्चों? वर्क डन आया 24 जूल। ये था, ये आपको, ये दूसरा मेथड था, ये आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा, ऐसा मैं आशा करता हूं। चलिए आगे चलते हैं। अब अगला, अब फिर से देखिए ये क्या है? अगला इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, घबराइए नहीं। कह रहा है नेम ए डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन ए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर। अरे भाई, आपको थ्योरी में बताया गया है किसी कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जो चार्ज होते हैं, उनको मूव कराने के लिए तभी मूव करेगा जब उनके बीच में कोई डिफरेंस रहेगा। तो उसी डिफरेंस को हम लोग यहाँ इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में क्या बोलते थे? तो हम लोग बोलते थे ये पोटेंशियल डिफरेंस है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का काम कौन करता है? आप याद करो, आप उस सर्किट में दिमाग लगाओ, आपका सर्किट में दिमाग जा रहा होगा, बिल्कुल सही आप जा रहे हैं। आप ऐसे सर्किट बनाते थे, आपको ध्यान होगा ऐसे पॉजिटिव निगेटिव बना रहे हैं ना। ये क्या थी? बैटरी। मतलब बैटरी ही तो पोटेंशियल डिफरेंस का काम करती है। आंसर है यस। चाहे बैटरी चाहे सेल, चाहे बोलो बैटरी चाहे बोलो सेल, ये सब पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने का काम करता है। क्या क्या? बैटरी या सेल। अच्छा, अगला क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है व्हाट इज मीन बाई सेइंग दैट। कह रहा है इसका मतलब क्या है? किसका मतलब? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 1 वोल्ट। कह रहा है कि किसी 2 पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है। किसी 2 पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस, यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 1 वोल्ट। कह रहा है इसका मतलब क्या है? अरे भाई, आप जानते हैं, कुल मिला के आपको इसकी वो डिफिनीशन रिपीट करनी है। क्या कहेंगे? इसका ये मतलब है कि इस पॉइंट से किसी यूनिट चार्ज को, इस पॉइंट से किसी यूनिट चार्ज को कहां तक ले जाने में, इस वाले पॉइंट तक ले जाने में हमें जितना वर्क डन करना पड़ता है वही क्या है? इसका मतलब है, इसका मतलब 1 जूल वर्क करना पड़ता है, उसी का मतलब है 1 वोल्ट। फिर से सुनिए, अगर मैं कहूं कि किसी का पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब एक प्लेस से किसी यूनिट चार्ज को एक प्लेस से ले जाने में और दूसरे प्लेस तक ले जाने में जितना हमें वर्क डन करना पड़ा, तो कितना हमें वर्क डन करना पड़ा? मतलब 2 जूल। तो इसका मतलब, इसीलिए इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना? 2 जूल। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आइए
इसका अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ए 6 वोल्ट बैटरी। देखिए इसका जस्ट रिवर्स पूछा है। कह रहा है एक कूलम चार्ज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाने में हमें कितना वर्डन करना पड़ेगा, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट है। एक को ले जाने में आपको बार बार बताया, अगर ये 6 वोल्ट बैटरी है तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, आंसर है 6 जूल करना पड़ेगा। अगर यही पूछता कि 2 कूलम चार्ज को ले जाने में कितना वर्डन करना पड़ेगा जिसका पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट है, तो आप कहेंगे 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 मतलब 12 जूल वर्क करना पड़ेगा। आप इस बात को अच्छे से समझ रहे हैं। आइए आगे चलते हैं। अब एक बात आपको ध्यान से देखनी है, ये जो जब मैं आपको थ्योरीज पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि बच्चों आप इन सब का सही से मतलब समझ जाइएगा। आप इसको ध्यान से देख लीजिए कि कैसे हम लोग इसका प्रेजेंटेशन करते हैं। जैसे अगर हमें इलेक्ट्रिक सेल दिखानी है, अब देखिए हम बार बार किसी सर्किट में इलेक्ट्रिक सेल तो ऐसे बनाएंगे नहीं, ये बैटरी है, ये ऐसे है, यहाँ ऐसे लगा दिया, ये ऐसे लगा दिया। जैसे आप बैटरी देखते हैं, ये इसका पॉजिटिव है, ये इसका निगेटिव है, ऐसे करके इतना ड्राइंग करने की जरूरत नहीं है, ये साइंस है, यहाँ सिंबल से भी काम चलता है। तो वही जो बैटरी लगाई गई है ना, इसी बात को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ऐसे एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन, बड़ी लाइन पर पॉजिटिव, छोटी लाइन पर निगेटिव, ये है बैटरी का सिंबल। अच्छा अब दूसरा सुनिए, कह रहा है ए बैटरी आर ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। अब इस बात को ध्यान सुनिएगा भाई, आप देखते होंगे कहीं पर भी अगर आपको ज़्यादा काम है वोल्टेज का तो लोग कई बैटरीज लगा लेते हैं। तो बैटरी लगाने का देखिए तरीका क्या है, इस बात ध्यान सुनिएगा। अब आपको ये पता है बड़ी लाइन छोटी लाइन, बड़ी मतलब पॉजिटिव, छोटी मतलब निगेटिव। तो आप हमेशा इसको याद रखिए, पॉजिटिव से निगेटिव कनेक्ट होता है। तो ये देखिए पहले पॉजिटिव था फिर निगेटिव, अब इस छोटी लाइन जो निगेटिव है, निगेटिव से फिर क्या कनेक्ट हुआ, पॉजिटिव, फिर क्या हुआ निगेटिव, फिर क्या हुआ पॉजिटिव, फिर क्या हुआ निगेटिव। ये तरीका है पॉजिटिव से निगेटिव को कनेक्ट करना है। तो ये आपने बैटरी का कॉम्बिनेशन देखा है, ये बैटरी कैसे कंबाइन करेंगे। अच्छा अगला किसका फिगर है, अगला फिगर है प्लग की आर ए स्विच। देखिए मैंने आपको बताया था ये स्विच का सिंबल है, ये सिंबल स्विच का, और ये किसका है, जब इसके बीच में डॉट नहीं रहेगा तो ये ओपन है। और ये बात आपको अच्छे से याद आ रही होगी, अगर स्विच ओपन है, अगर स्विच ओपन है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि वहां पर सर्किट डिस्कनेक्ट है। अच्छा अब अगला स्विच क्लोज है, क्लोज का मतलब यहां पर आपने डॉट रख दिया ऐसे। ये डॉट क्यों रखा जाता है, क्योंकि ऐसे कीप टाइप का होता है, वो प्रैक्टिकल में देखने को मिलता है। तो कभी अगर मौका मिलेगा तो हम आपको ज़रूर उसका वीडियो बना करके आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर ये इसमें टिप टाइप का रख दिया गया है, तो इसका ये मतलब हुआ अब ये क्लोज है, इसका मतलब अब यहाँ पर सर्किट पूरी तरीके से कंप्लीट है, अब वहाँ आराम से करंट फ्लो हो सकती है। अगला वायर ज्वाइंट, अरे भाई हम तार को ज्वाइंट करते हैं, तो ये देखिए इसका ये तरीका है। यहाँ इसका मतलब ये हुआ ये वाला वायर, ये वाला वायर, ये वाला सही से काट करके इसमें ज्वाइंट किया गया है, ज्वाइंट है, इसमें कनेक्टेड है, तो इसका ये तरीका है। आगे देखिए वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइंट। अब जैसे अब ये भी बात है भाई, जैसे मान लीजिए कि अभी आपके घर में मान लीजिए कि ये वाली तार जा रही है मोटर की और ये वाली तार जा रही है, बगल में एक बारात निकली है उसके ऊपर से, तो क्या ये वाला तार जो पहला है क्या ये दूसरे से कनेक्ट है, नहीं, ये ऐसे इसके ऊपर रखा हुआ है। तो आप इसको गलती से कनेक्ट होने की मत सोचिएगा। तो अगर उसको दिखाना रहेगा तो ये इन्होंने तरीका ये बताया है कि ऐसे करके, ऐसे जैसे आपने यहाँ देख रहे हैं आप फिगर में, ऐसे करके
वो हल्के से ऐसे कर देना है, जिसका मतलब ये इसके ऊपर से है, ऊपर से कोई कनेक्शन नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। तो इसका मतलब वायर क्रॉसिंग विदाउट ए जॉइंट, मतलब वायर क्रॉस कर रहा है, कोई जॉइंट वाइंट कनेक्ट नहीं। ये आप देख ही रहे हैं, ये बल्ब का कॉम्बिनेशन है। ये बल्ब ऐसे बनाना मुश्किल है, ये आपको बनाना ऐसे है। ये बल्ब आप फालतू के आर्ट नहीं बना सकते। ये अब आपको ये तो पता ही है। 8वां, ये देखिए, ये रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का सिंबल ऐसे होता है। अच्छा, अब ये देखिए वेरिएबल रेजिस्टेंस आर रेजिस्टोट। वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब ये एक ऐसी डिवाइस होती है जिसकी हेल्प से हम रेजिस्टेंस को वेरी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए वैसे कोई और पार्टिकुलर डिवाइस है तो वहाँ पर रेजिस्टेंस को हम लोग वेरी नहीं कर सकते, इसका मतलब वो फिक्स रहता है। लेकिन ये सब प्रैक्टिकल में हम लोग यूज़ करते हैं। जब हम लोग प्रैक्टिकल करने जाते हैं, ओम्स लॉ का प्रैक्टिकल आपके सिलेबस में है, तो उसे हमें आपको बताना है। उसको जब भी हमें टाइम मिलेगा तो हम आपको ज़रूर उसका वीडियो बना करके आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस या रेजिस्टोर का मतलब आप रेजिस्टेंस वेरी कर सकते हैं। देखिए अब इसमें कैसे ये होता है। अब ये ऐसे होता है, आप ये देखिए, जैसे ये एक एरो है, ये कौन सी, ये वाली एरो, ये इसको आप देख रहे होंगे ये, तो इसको मैं यहाँ ऐसे बना रहा हूँ, ऐसे 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 है और ऐसे एरो है। ये हमारी एरो इंडिकेट यहाँ तक कर रही है, इसका मतलब केवल इतना लिया जा रहा है। अब आप इसको समझो कि यानी कि आपको ये पता है कि लेंथ बढ़ती चली जाएगी तो रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ रेजिस्टेंस इतना है, केवल इतने तक, इससे डिस्कनेक्ट है। अच्छा, मान लीजिए मैं कहूँ कि ये इसको आप बढ़ा करके आप इस एरो को हटा दीजिए, ये वाला एरो हटा दीजिए आप, और इसको ले जाकर के यहाँ कर दीजिए। अब देखिए इसकी लेंथ बढ़ गई, तो इसका मतलब अब यहाँ पर रेजिस्टेंस भी बढ़ गया। तो ये सिंबल है, तरीका है दिखाने का कि अब यहाँ पर रेजिस्टेंस वेरी कर रहा है। तो जहाँ पर जितना आपको मन करे, आपको जहाँ भी आपको मन करे, जितना भी आपको रेजिस्टेंस लेने का, तो आप आराम से कर सकते हैं। अगर ऐसे है, ऐसे ऐसे, अगर मान लो केवल आपको यहाँ तक का रेजिस्टेंस चाहिए, इतने तक का, तो आप यहाँ पिनअप कर दो। इतने तक का चाहिए तो इसका मतलब इतना पिनअप करना पड़ेगा। इतने तक का आपको चाहिए तो इसका मतलब आपको इतना पिनअप करना पड़ेगा। तो ये बात आप समझ रहे होंगे, ये बात आप समझ रहे हैं। तो ये आपका हो गया रेजिस्टोर। रेजिस्टोर क्या होता है, ये मतलब चाहे इसको बोले रेजिस्टोर या वेरिएबल रेजिस्टेंस, इसका दोनों नाम है। नाम को आप अच्छी तरीके से याद रखेंगे। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे नाम को ही बदल दिया जाता है और पता लगा क्वेश्चन आपको आ रहा है और आप नाम के बेसिस पर ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे और आपसे मिस हो जाएगा। तो प्लीज़ किताब में लिखे हुए हर एक शब्द को आपको ध्यान से पढ़ना है और आपको अपनी नोट्स में उसे लिख लेना है, वो रिवाइज करने के लिए। आगे आइए, ये है एमीटर। एमीटर आपको पता है, एमीटर एक डिवाइस होती है, क्या मेज़र करती है वो, करंट। तो एमीटर का तरीका ये है कि यहाँ पर ए लिख देते हैं ऐसे गोले में। अच्छा, वोल्ट मीटर गोले में वी लिख देते हैं, ये वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या मेज़र करता है, वोल्टेज। तो ये बात आपको समझ में आई है। आप प्लीज़ इस पिक्चर को अच्छी तरीके से इसका स्क्रीनशॉट लेकर के कॉपी में अब इसको एक आध दो बार बना लीजिएगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। वहीं कॉपी पर आप नोट्स पर कहीं बनाइएगा, जिससे जब आप पन्ना पलटेंगे, रिवाइज करेंगे तो वो आपके बराबर ध्यान में रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, आगे कोई क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा। चलिए अब अगला क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आप इतना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ से 12.3 से फिर ही जल्द ही, या मैं आज कल में ही आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दूँगा। आप एकदम परेशान मत होइए। आप प्लीज़ 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 आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल को और भी अपने फ्रेंड तक आगे बढ़ाइए। आप बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, हम इसके लिए आपके आभारी हैं। और आप चैनल को बढ़ाने के साथ साथ आप
पढ़ते भी अच्छे से रहिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूरी ये भी है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा। तो हमें आशा है कि आप इसको पढ़ रहे होंगे, नहीं पढ़ रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन अब से पढ़ना शुरू कर दीजिए। जब जागिए तभी सवेरा, टाइम बिल्कुल मत वेस्ट करिए। वीडियो को हमेशा अकेले में देखा करिए, ये कॉन्सेप्ट है बेटा। अगर मिस हो जाएगा तो सब कुछ उथल पुथल हो जाएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसलिए अगर आप टाइम दे रहे हैं तो सही से टाइम दीजिए। एक बार जब मैं आपको थ्योरीज पढ़ा देता हूँ तो आप ज़रूर, जो भी आपके पास बुक है, आप प्लीज़ उस बुक को एक बार ज़रूर आप रीड करा करिए। अच्छी बुकें रीड करेंगे, जितना रीड करेंगे उतना अच्छे आप होते चले जाएंगे। किताब से दूरी बिल्कुल मत बनाइए, किताब को अपना दोस्त बनाइए, पढ़िए उसको। कभी कभी ऐसे लगता है कि कुछ बातें ऐसी हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, हर चीज़ एग्ज़ाम नहीं होती। इसलिए प्लीज़ आप उसको अच्छे से पढ़िए और पढ़ते ही रहिए और स्वस्थ रहिए और अच्छे रहिए। इसी के साथ ही मैं अपनी बात यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ। थैंक्स।